हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की क्लासेस लगातार चल रही हैं उसमें हमारी जो एक नई सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम क्या करते हैं, एसएसटी के 2 दिन में एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लगा देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगवा देते हैं। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जो 3 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम 31 से लेकर प्रश्न 60 तक के प्रश्न को देखेंगे, जो कि 3 फरवरी को आया था। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें प्रश्न 31 देखते हैं, जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के विषय में कौन से कथन सही हैं। ए है कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, गलत है, ये राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। बी है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, बिल्कुल बी बात तो सही कही जा रही है। सी है यह मुख्यतः संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। और डी है इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति ये परिवर्तन में भूमिका है, बिल्कुल लोकसभा द्वारा जो प्रवर्तित नियम होते हैं, जो नियम वो बताते हैं लोकसभा द्वारा, उसको पुनरावृत्ति करने का और उनमें परिवर्तन करने की भूमिका राज्यसभा में भी होती है। तो डी भी सही है। तो ए गलत है, ऑप्शन ए कट जाएगा, बी सी और डी, ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 32 है कि निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट के सेवा शर्त का कॉलम सेकंड के जीविका से सुमेलित करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए इसमें देखते हैं कि वेतनभोगी कर्मचारी कौन सा हो जाएगा। फुटपाथ ठेला दुकानदारी होंगे, गृहिणी होंगी, निर्माण मजदूर या शिक्षक। तो वेतनभोगी कौन से हो जाएंगे, फोर्थ हो जाएंगे। ए का फोर्थ किस में है, ए का फोर्थ केवल एक ऑप्शन में है, तो सी हो जाएगा, जिसमें बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अनियमित काम किसका है, फुटपाथ पे ठेला दुकानदार जो लगा रहे हैं। स्वरोजगार किसका है, निर्माण मजदूर का। और बिना वेतन के मजदूर कौन हो जाएंगे, जो गृहिणी घर में काम करती हैं, उन्हें कोई वेतन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 33 है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की वह व्यवस्था जहाँ व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता है और उनमें तैयार माल प्राप्त करता है, इसको मैंने हुबहू पढ़ाया है, उसे क्या कहा जाता है, उसे दादन व्यवस्था कहा जाता है ना, उसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 चलिए अब देखते हैं। निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है, बताइए। लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, इसमें से कौन से कथन सही हैं। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बताइए। अपनी आस्था को पालन करने के लिए अगर आप स्वतंत्र हैं तो अकाल कम पड़ेगा, कोई ये वैध कारण है, नहीं है। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, बिल्कुल ये बात सही है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर से ध्यान आकर्षित कर सकता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। डी है स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है, बिल्कुल प्रेस स्वतंत्र है, लोकतंत्र देश है। तो ये तीनों तो सही हैं। ए क्या है, अगर आप आस्था रखते हैं, अगर आप हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में आस्था रखते हैं तो क्या अकाल नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये निरर्थक कारण है। तो इसमें बी सी और डी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अब चलिए देखते हैं। प्रश्न 35 है कि अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण हम मान सकते हैं, बताइए इसे हम क्या मान सकते हैं कि लड़कियां सफाई करेंगी, तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस है ना, स्टीरियोटाइपिंग ही तो है। तो क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा ना। स्टीरियोटाइप कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, रूढ़िबद्ध धारणा बना लिए हैं कि लड़कियां केवल साफ सफाई का काम केवल लड़कियां करेंगी, या फिर गणित केवल बच्चे लेते हैं, ये सब क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा कथन है जो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, बिल्कुल ये बात तो सही है। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों में आए सदस्य का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास रखते थे, ये बात भी सही है। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, ये बात गलत है, उसमें विभिन्न महिलाएं भी थी, उसमें विभिन्न महिलाएं थी। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा इसमें, संविधान सभा के बारे में ऑप्शन नंबर डी जो कथन है यह गलत हो जाएगा, उसमें केवल पुरुष नहीं महिलाएं भी थी। आगे देखते हैं प्रश्न 37वां क्या है। प्रश्न 37 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है, बताइए। प्रस्तावना में किस बात की बात की गई है, आय और धन की समानता की बात की गई है, संपत्ति और प्रतिष्ठा की कही गई है, या फिर अवसर और आय की। तो अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है ना, प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न 37 में सही हो जाएगा। प्रश्न 38 अब देख लेते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह क्या है? यह शक्तियों का बंटवारा ही तो है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसे ही कहा जाता है कि सभी जो पावर्स हैं, जो कि विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसकी शक्तियों को बांट दिया गया है और बता दिया गया है कि कैसे किसको काम करना है। तो न्यायपालिका के काम में न विधायिका हस्तक्षेप कर सकती, ना ही कार्यपालिका। ये क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 39 देख लेते हैं। प्रश्न 39 है कि कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारतीय राज्य का कोई आपराधिक धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। बताइए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल ये बात तो सही है। बी है कि सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बताइए। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ऐसी कोई बात नहीं। धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। आगे देखते हैं, प्रश्न 40 देख लेते हैं। प्रश्न 40 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही हैं? बताइए। कौन से कथन है जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही हैं? यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई। बताइए। यूनियन कार्बाइड वाज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन द ट्रेजेडी अकर्ड। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैली रसायनों की साफ सफाई की थी। बताइए। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की सफाई की थी। सी है कि जहरीली गैस के संपर्क में आने से अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार में थे। और डी है कि इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील किए कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार कर लिया। बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न 40 में क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एकमात्र कथन यह है सही कि जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से ही थे, और ये सारे कथन बाकी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। प्रश्न 41 अब देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है? बताइए कि जो पहले नागरिक शास्त्र कहा जाता था अब उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे। सी है कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील एवं उत्तरदायी हो। डी है कि प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना। तो बताइए प्रश्न 41 में आंसर क्या हो जाएगा कि नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे की दृष्टि क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत हो, ग्रहणशील हो और उत्तरदायी हो। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत हो, ग्रहणशील हो, उत्तरदायी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42 अब देख लेते हैं। प्रश्न 42 है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषयी है क्योंकि इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से सीमित नहीं हो सकते। बताइए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। सी है कि ओनली बी इज ट्रू। डी है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो बताइए इनकी कोई अंतर्वस्तु या विषय वस्तु नहीं होती। बताइए किसी भी विषय की विषय वस्तु नहीं हो तो वह विषय कैसे कहलाएगा? तो ए तो गलत है। बी लेकिन सही है कि सामाजिक विज्ञान के जो मुद्दे हैं वह सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते, इसलिए इसकी प्रकृति जो है अंतः विषयी है। तो ओनली बी इज ट्रू इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओनली बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 43 है कि निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है? बताइए प्रक्रिया के चरणों को कौन सा चार्ट प्रदर्शित करता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट हो जाएगा इसमें आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट जो होता है कि एक प्रवाह, वैसे भी देख लीजिए लिखा है, प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है कि स्टेप्स को, जो प्रोसेस होता है स्टेप्स के, उसे प्रदर्शित करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 44 क्या कहता है। प्रश्न 44 है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? परियोजनाकार बिल्कुल है, बी व्याख्यान नहीं है, क्षेत्रकाल है और परिचर्चा है।
तो रचनावादी जो शिक्षण होगा उसमें ए होगा, सी होगा और डी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए, सी और डी व्याख्यान रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 देख लेते हैं हम। प्रश्न 45 है कि निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है शिक्षण अधिगम गतिविधियों का विशेष रूप से उल्लेखित करना, बिल्कुल ये बात सही है। बी है कि स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, ये भी है। सी है आकलन के तरीकों का चयन करना, ये भी बात सही है। और डी है परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। बताइए परीक्षा और रचनावादी कक्षा का कोई मेल नहीं है, तो ए, बी और सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 46 देख लेते हैं। प्रश्न 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशेष उद्देश्य नहीं। बताइए कौन सा उद्देश्य है जो ग्रहण, अगर इक्लिप्स पढ़ाना है आपको, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसकी अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा। ग्रहण कैसे होता है, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। बी है। सी है कि विद्यार्थी ग्रहण को वैचारिक प्रतिरूप आरेखों को द्वारा दिखा पाएंगे, ये बात तो सही हो जाएगी। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे, ये भी बात सही है। ए भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, यह विशिष्ट उद्देश्य ग्रहण पढ़ाने से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 47 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार और बाजारों की श्रृंखला। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त होगा। बताइए कौन सा अनुक्रम होगा जो अति उपयुक्त होगा कि आपको बाजारों की कार्यविधि की संकल्पना आपको पढ़ाना है, तो कौन से स्टेप्स आप पहले फॉलो करेंगे। तो बताइए आप क्या पहले पढ़ाएंगे। पहले आप पढ़ाएंगे मोहल्ले के बाजार जो आपके होंगे उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद आप बाजारों की श्रृंखला पढ़ाएंगे, फिर वैल्यू एडिशन पढ़ाएंगे ना, बाजार और मूल्य वृद्धि फिर बाद में पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न 47 में आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 48 है कि योजना डैश है, योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। बताइए कौन सी योजना होती है जो सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है। बताइए प्रश्न 48 में ऑप्शन क्या है, साप्ताहिक, दैनिक, इकाई या फिर वार्षिक। तो इसमें कह रहा है कि सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन जब है तो वो वार्षिक योजना हो जाएगी ना। वार्षिक योजना में ही तो सारी पाठ्यचर्यागत और सारी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होगा कि एक साप्ताहिक में ही सारी क्रियाकलापों करा दिया जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा वार्षिक योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 49 क्या कहता है। प्रश्न 49 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। ये इसमें जेंडर भूमिकाएं कैसे बताई जाएंगी। बी है कि लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, भी गलत है। सी है दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल जो दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियाँ होती हैं उसे चुनौती देना चाहिए। तो आप ओनली सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 50 देख लेते हैं हम। प्रश्न 50 है कि महिलाओं का कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय में प्रोजेक्ट के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकते हैं। बताइए प्राथमिक सूचना अगर आपको देखना है तो जीवनी क्या है, सेकेंडरी हो जाएगा ना, सेकेंडरी ये सोर्स हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक भी सेकेंडरी हो जाएगा, किसी दूसरे के सोर्स को हम ले रहे हैं। समाचार पत्र भी सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत साक्षात्कार आप किसी करेंगे तो ये क्या है, ये प्राथमिक सूचना का स्रोत हो जाएगा और यही सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 50 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 51 क्या कहता है। प्रश्न 51 है कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। बताइए प्रोजेक्ट अगर आपको छात्रों के साथ करना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए। आंकड़े एकत्र करने की योजना पहले बनाएंगे, आंकड़े के स्रोत का चिन्हित करेंगे, उद्देश्य का निर्धारण करेंगे या फिर खोज को विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला कदम क्या होगा कि उद्देश्य क्या है, उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले यही होता है ना। पहले एम लिखा जाता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न अधिगमकर्ताओं विश्लेषण कौशल का आकलन करेंगे। बताइए विश्लेषण कौशल का आकलन कौन से करेंगे। ए है कि
सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। बी है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उपयुक्त कारण व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। सी है, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ए में कह रहा है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, इसमें विश्लेषण किया जा रहा है सहारा रेगिस्तान का, नहीं। बी में किया जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, यह भी कहा जा रहा है। तो इसमें आप उपयुक्त कारण बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, तो विश्लेषण हो जाएगा। सी है कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय हरा भरा मैदान था। इस कथन की जांच करने के लिए आपको पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। आप उसके समय शुरू से लेकर अंत तक की सभी चीज़ें आप उसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 53 क्या कहता है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। बताइए, भूगोल में सफल नहीं है मतलब उसे समस्या मिल गई है और समस्या का समाधान करना है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट थोड़ी ना होगा, क्या हो जाएगा, नैदानिक आकलन होता है ना। समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा आकलन होता है, नैदानिक आकलन होता है। तो इसमें वही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न 54 देखते हैं। प्रश्न 54 है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन सा या से उपागम को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट अब देख लेते हैं कि सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम ले। बताइए, एक मार्गी उपागम आपको लेना चाहिए। कथन 2 है कि कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। बताइए, ऐसे कलह प्रिय जो हो जाए जिसमें मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उसको आप उससे बचेंगे, उपेक्षा करेंगे उसकी, ये भी गलत है। और कथन फर्स्ट भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें प्रश्न 54 में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थी के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में आवश्यक है। बताइए, सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाना है प्रारंभिक स्कूल में, तो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना। पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना, नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। सी है कि सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है। बताइए, आप उसे ऐसा बताएंगे। डी है कि एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य करना। बिल्कुल, सोशल साइंस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एन एनालिटिकल माइंड। बिल्कुल, ये जो है कथन सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है सामाजिक विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है कि यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। बताइए, थीमेटिक अप्रोच इज यूजफुल बाय डेवलपिंग अ यूनिट प्लान। बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब कोई एक थीम होती है, उसी थीम पे आप क्या योजना बनाएंगे तो ये सबसे उपयोगी हो जाता है ना। यूनिट योजना के विकास में एक थीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। उसका रीज़न है कि अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जा सकता है। बिल्कुल, जो सामाजिक मामले होते हैं उसे बेहतर समझने के लिए अंतर विषयिक विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। और ए और आर दोनों सही हो जाते हैं इस प्रकार, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 57 अब देख लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री उपागम होगी। बताइए, प्रश्न 57 में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन अगर आपको पढ़ाना है अनुभवात्मक रूप से तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए ले जाना, बिल्कुल अनुभवात्मक रूप से पढ़ाना है तो प्राकृतिक भ्रमण में ले जाइए। आप किसी वनस्पति वाले क्षेत्र में ले जाइए, वहाँ आप अनुभवात्मक रूप से अपने आप बच्चा सक्षम हो जाएगा। तो प्रश्न 57 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 58 है कि आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र डैश की क्षमता का आकलन, सामान्यीकरण करने का आकलन कर रहा है शिक्षक, अनुमान लगाने का, रीज़न देने का या फिर कल्पना करने का। बताइए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जा रहा है, अपना तर्क दे। आपको क्यों लगता है ऐसा शब्द अगर यूज हो रहा है तो तर्क देने की बात कर रहा है ना, तो आप अपना तर्क दीजिए, विवेचना करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह
किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? बताइए। स्थानन आकलन कर रही है, योगात्मक आकलन कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, फिर सहपाठी आकलन कर रही है। तो वह क्लास के बीच में कर रही है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, क्लास के बीच में जांच कर रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही है। चलिए आज के सेशन का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि विविधता और भेदभाव विषय को पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। विद्यार्थी ए विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। विद्यार्थी बी रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। विद्यार्थी सी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों को प्रदर्शन को सुव्यवस्थित हमें करना है। तो बताइए, मतलब जो सबसे अच्छा, सबसे पहले प्रदर्शन उसको करना है, फिर उसके बाद तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है कि भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में बच्चा समर्थ है, सबसे अच्छा है। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है विद्यार्थी बी। उसके बाद ये नहीं होगा, उसके बाद विद्यार्थी ए हो जाएगा कि विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में बच्चा समर्थ है। ये वाला सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है कि वह रूढ़िबद्ध धारणा बना रहा है ना, तो थर्ड बेस्ट यही हो जाएगा। बी सबसे लास्ट में होना चाहिए, एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।